आर्मी के अध्यक्ष भी हैं आदरणीय सिद्धार्थ नालंदा जी। सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले एशिया के प्रकाश तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का परचम लहराने वाले राजाओं के राजा सम्राट अशोक को नमन करते हुए, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए, ज्ञान की वास्तविक देवी, देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए, आरक्षण के जनक राजा श्री छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए, विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, जाति जाति में बिखरे हुए समाज को एकजुट कर बहुजन समाज का निर्माण करने वाले बहुजन नायक मानवर सिंह कांशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, एवं यहाँ उपस्थित मंचासीन आप सभी को नमन करते हुए, यहाँ पे उपस्थित तमाम बड़े बुजुर्गों, सभी तमाम बुद्धिजीवियों को नमन करते हुए, सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले जी की 131वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। इस उपस्थित भंते जी को भी नमन करते हुए, सबसे पहले तो ज्योतिबा फूले जी की एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन अर्थ गया, गति बिन नीति गई, नीति बिन अर्थ गया, अर्थ बिन सूद पतित हुए, और ये सारा अनर्थ एकमात्र अविद्या के कारण हुआ। तो सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आंदोलन किया। वैसे कहा जाता है कि अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, लेकिन अंग्रेज वास्तविकता में हमारे दुश्मन नहीं थे। सर्वप्रथम भारत में मैकाले शिक्षा पद्धति आई, जिसके चलते मिशनरी स्कूलें भारत में खुलना शुरू हुआ, और उन्हीं मिशनरी स्कूलों के चलते महात्मा ज्योतिबा फूले जी को भी शिक्षा लेने का अवसर मिला। और लॉर्ड वाइसराय ने शिक्षा के लिए कानून बनाया कि शिक्षा के द्वार सभी के वर्गों के लिए खोले जाते हैं, और शिक्षा सभी वर्गों के लिए जरूरी है। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो मैं फूले साहब जी के बारे में कहना चाहता हूं। साथियों, रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीन चीजों से बढ़कर यदि कोई दो चीज है तो वो शिक्षा और स्वाभिमान, जिसके लिए महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने लड़ाई लड़ी है। शिक्षा और स्वाभिमान, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार ज्योतिबा फूले जी को जब उनके बारात में रोक दिया गया उनको जाने से, सिर्फ इसलिए कि वो शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें अपने आप में बहुत पीड़ा हुई कि जो है तो मेरे साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जबकि मैं भी इंसान हूं। लेकिन जब उन्होंने मरने का फैसला ले लिया कि हमें जाति के आधार पर इस तरह हमें अपमानित किया गया, वो एक पास की खदान में जाके बैठ गए, जहां पे कुछ अछूत वर्ग के लोग वहां पे पानी भरने आए, जिनको सही ढंग से कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। सामने गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधे हुए वहां पे पानी भरने आ गए, और देखा कि अच्छा खासा सूटेड बूटेड आदमी बैठ के यहाँ पर रो रहा है, क्या वजह है। और वो लोग आए, हंसते हुए पानी भरे और हंसते हंसते वहां से चले गए। ये बात महात्मा ज्योतिबा फूले जी को अपच हुई कि मैं अच्छा खासा कपड़े पहना हूं, क्योंकि उस समय पे ज्योतिबा फूले जी का फूल माला का व्यापार बड़े बड़े घरानाओं में होता था, तो आर्थिक रूप से तो थोड़ा संपन्न थे, सामाजिक रूप से भेदभाव था, लेकिन आर्थिक रूप से फिर भी संपन्न थे। तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इन लोगों को अपनी गुलामी का एहसास नहीं है, और मेरा थोड़ा सा अपमान क्या हो गया, मैं यहाँ पे मरने चला हूं, और जो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो जो है तो मरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर इस पर क्या अंतर है। तो उन्होंने सोचा, नहीं, मैं शिक्षित हूं, इसलिए मुझे मान सम्मान और स्वाभिमान में फर्क समझ में आ रहा है, लेकिन ये लोग शिक्षित नहीं है, इसलिए उनको मान सम्मान और स्वाभिमान में फर्क नहीं समझ में आ रहा। साथियों,
और यही बात सोचते हुए उन्होंने ये संकल्प लिया कि मेरी स्वयं की कोई संतान नहीं होगी और बल्कि आज से समस्त मूल निवासी बहुजन समाज ही मेरी संतान होगा। इसलिए उन्होंने स्वयं कोई संतानें न पैदा करते हुए और मूल निवासी बहुजन समाज को शिक्षित करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उस्मान शेख, फातिमा शेख के वो मुस्लिम जो हमें मुस्लिम दुश्मन बताए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो भी हमारे मूल निवासी भाई हैं और उनके सहयोग से प्रथम विद्यालय खोला। यदि माता सावित्रीबाई फुले का जन्म भारत में नहीं हुआ होता तो आज वर्तमान में एक भी महिला भारत की जो है तो शिक्षित नहीं हो पाती। आज पंच से लेकर पत्नी तो पत्नी है, राष्ट्रपति भी बनने का पत्नियों को अधिकार मिला है तो वो ज्योतिबा फुले की देन है, माता सावित्रीबाई फुले की देन है और विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। साहब कांसीराम कहते थे, एक बार उन्होंने मलेशिया के एक स्पीच में कहा कि पीपल फ्रॉम इंडिया wherever they will go, if they do not carry anything with them, at least they will carry their caste। मतलब भारत के लोग दुनिया के किसी कोने में चले जाए, वो अपने साथ कुछ ले जाए या न ले जाए, लेकिन जाति का कीड़ा दिमाग में जरूर लेके जाते हैं साथियों। यही कारण है, उन्होंने कहा है दोज हु क्रिएटेड कास्ट, जिन्होंने जाति बनाई, दोज हु मेक अप द लोअर कास्ट, जिन्होंने जाति बनाकर हमें नीचा बना दिया, दोज हु हैव नेवर विलिंग टू गिव अस जस्टिस, वो लोग जिनको हमें न्याय देने की कभी उम्मीद नहीं थी, नाउ दे बिकम द रूलर ऑफ दिस कंट्री, आज वो इस देश के शासक बन गए हैं। हाउ वी कैन नेवर इमेजिन अबाउट द सोशल जस्टिस, हम लोग कैसे उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। और यही कारण है, अभी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं कह गए कि 15 और 85 का फासला है, फिर भी जनसंख्या अधिक होते हुए भी हम पूर्ण रूप से गुलाम है। न्यायपालिका में भी जीरो, कार्यपालिका में भी जीरो, विधायिका में होते हुए भी जीरो और प्रचार प्रसार में तो बराबर जीरो। साथियों, महात्मा फुले ने जिस शिक्षा की शुरुआत की थी, यदि उस शिक्षा की भी बात करें तो 5वीं तक कोई फेल नहीं कर सकता, 8वीं तक कोई फेल नहीं कर सकता और 8वीं के बाद कोई पास नहीं कर सकता। तो हमारे समाज और जिस समाज की शिक्षा की नींव कमजोर कर दी जाए, जिस बिल्डिंग की इमारत की नींव कमजोर कर दी जाए, वो बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं होगी। तो मूल निवासी बहुजन समाज का बच्चा दाल भात वाली स्कूल में जाएगा और इस देश में जो ताकतवर लोग हैं, जो पूंजीवाद वाले, जिनके पास अच्छा मतलब 3% ऐसे लोग हैं जिनके पास 97% संपत्ति है और 97% ऐसे लोग हैं जिनके पास 1% संपत्ति भी नहीं। तो अब हमारे आपके बच्चे पढ़ेंगे दाल भात वाली स्कूलों में, मतलब